सो हेलो गाइस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पिछले कुछ दिनों से हिंदी व्याकरण की सीरीज चला रहे हैं और हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आजकल जो हमारा टॉपिक चला है वो है समास के ऊपर। हम पढ़ रहे हैं कि समास क्या होते हैं, समास के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने डिस्कस किया था समास क्या होता है और समास के भेदों के बारे में। तो समास के कितने भेद थे? समास के 6 भेद थे। उसमें से हम पिछली कक्षा में कितने भेद कर चुके हैं? 3 भेद कर चुके हैं। ठीक है, 3 भेद कौन कौन से किए हैं? पहला होता है अव्ययी भाव समास, जहाँ पे अव्यय पहले पद की प्रधानता होती है, दूसरे पद की प्रधानता होती है, पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, और फिर दूसरा पढ़ा था हमने तत्पुरुष समास, जिसमें आपके कारक शब्द आते हैं। उन जिन शब्दों के बीच में उन्हें हम तत्पुरुष समास कहते हैं, वो हमने जाना था। फिर हमने तीसरा पढ़ा था कर्मधारय, जहाँ पे है और जिन शब्दों के बीच में है और जो का प्रयोग होता है। तो ये था हमारा कल का थोड़ा सा रिवीजन। आई होप आप सभी को याद आ गई होगा कि हमने कल क्या पढ़ा था। हमने कल पढ़ी थी 3 समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तो अब जो हमारा चौथा समास है, ये चौथा है। ठीक है, अब चौथा समास है वो है हमारा द्विगु समास। तो अब द्विगु समास क्या होता है? तो यहाँ पर आप सबसे पहले परिभाषा जानिए। द्विगु समास, नाम से ही आपको पता लग रहा है, द्विगु यानी दो, कुछ दो से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या है इसकी परिभाषा में। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो और वह किसी समूह या समाहार का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जिस समास में पहला पद, पद कितने होते थे? 2 पदों को मिला के समास बनता था। ठीक है, 2 पदों को मिलाकर क्या बनता था? समास। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या कहा है कि जिस समास में पहला पद यानी पहला पद प्लस दूसरा, इन दोनों को मिला के ही समास बनता है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, ये जो पद होगा ये होगा आपका संख्यावाचक, यानी संख्या का बोध कराएगा, और वे किसी समूह या समाहार का बोध कराए। ठीक है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। आपने सीधा याद रखना है कि जहां भी पहला पद होगा, संख्या आएगा, वो होगा आपका द्विगु समास। तो यहाँ पर देखो समस्त पद देख लो, जैसे कि त्रिलोक है। अब यहाँ पे क्या है? त्रि क्या है? आ रही है ना गिनती, संख्या आ रही है ना, तो ये क्या आ गया आपका? द्विगु समास। उसी प्रकार से हमारा आ गया द्विगु त्रिलोक यानी 3 लोक। ठीक है, वैसे ही त्रिभुवन आ गया, आ गया, 3 आ गया। ठीक है, 3 भुवन। ठीक है, फिर आ गई पंचवटी, पंच से पता चल रहा है। ठीक है, संख्या आ रही है, तो ये क्या हो गया? 5 वाटी, 5 वटी। ठीक है, फिर आ गया सप्ताह, सप्ताह से पता किसका लग रहा है? सप्त, सप्त यानी 7, संख्या 7, 7 का पता लग रहा है। तो सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह, ये किसी समाहार का बोध करा रहा है। ठीक है, ये ऐसे ही यहाँ पे संख्या आ रही है, पहले संख्या का बोध है। वैसे चतुर्भुज कितने भुज हैं? 4 भुज। ठीक है, 4 भुजाएं। तो ये क्या आ जाता है आपका? द्विगु समास। यानी जहां भी क्या है, आपको पहले जिस भी समस्त पद में क्या दिखे? संख्या दिखे, संख्यावाचक दिखे। ठीक है, शब्द दिखे, तो वो क्या होता है आपका? द्विगु समास। जब भी जहां भी आपको ये पहला पहला पद आपको संख्या दिखे, वो क्या होगा आपका? द्विगु समास। ठीक है, इस प्रकार से। फिर आगे चलिए, इसकी ट्रिक है, पहले संख्या आए द्विगु बन जाए। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पर देखो, फिर से त्रिलोक आ गया, आ रहा है। ठीक है, 3 यानी कि द्विगु समास। त्रिलोक का अर्थ क्या होता है? यानी कि 3 लोक। ठीक है, 3 लोकों की बात हो रही है, यानी ये समूह बन रहा है। ठीक है, तो क्या है ये? द्विगु समास। ठीक है, वैसे यहाँ पे सप्ताह है। ठीक है, अब सप्ताह 7 का बोध हो रहा है। ठीक है, सप्ताह क्या है? 7 दिनों का समूह। ठीक है, 7 दिनों का समूह। ठीक है, किसी समूह की बात हो रही है ये भी, तो ये क्या आ गया आपका? द्विगु समास।
तो ये था हमारा द्विगु समास, सबसे इजी समास है ये, जहां भी आपको संख्या दिखे वो होगा द्विगु समास। तो आगे चलते हैं हम अपना, अब ये है हमारा पांचवा प्रकार, ठीक है। कौन सा प्रकार है? पांचवा प्रकार। पांचवा प्रकार हमारा क्या है? द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। अब हम देखते हैं इसमें कि द्वंद्व समास क्या होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं। जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो। पहले क्या था? पहले एक पद प्रधान होता था या अंतिम पद प्रधान होता था, लेकिन द्वंद्व में क्या है? द्वंद्व माने द्वंद्व दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, क्या हो? दोनों पद प्रधान। जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और तथा एवं आदि शब्द आए, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो ये परिभाषा आप जान लीजिए कि जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, ठीक है, और विग्रह करने पर और एवं तथा आदि शब्द आए। विग्रह करने पर क्या है? और तथा आदि शब्द आए, उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। तो ये था इसका परिभाषा। अब इसकी पहचान देख लीजिए। जहां भी और तथा लगाकर विग्रह हो वो क्या होगा? द्वंद्व समास। जहां भी समास के बीच में, ये बात आप याद रखिए कि और तथा लगाकर क्या होगा? विग्रह होगा, तो वो क्या आ जाएगा? आपका द्वंद्व समास। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे उदाहरण के रूप में ले ले तो उदाहरण माता पिता, ठीक है, पिता, ठीक है। तो इसका विग्रह कैसे होगा? माता और पिता, ठीक है, और तथा लगा होगा, ठीक है। नीचे इसके को कुछ PYQs देख लीजिए। ये देखो, माता पिता, यहाँ पे आ गया पूरा शब्द है माता पिता, ठीक है, यानी माता और पिता। और आ रहा है ना? अगर और आ रहा है तो क्या होगा? ये और तथा आए तो क्या होता है? द्वंद्व समास। जहां पर क्या है? दोनों ही पद प्रधान हैं। यहाँ पे माता भी प्रधान है, यहाँ पे पिता भी प्रधान है। वैसे ही आ गया आपका सुख दुख आ गया, ठीक है, सुख और दुख, ठीक है, सुख दुख आ गया। यहाँ पे सुख भी प्रधान है और दुख भी प्रधान है, ठीक है। सुख और दुख और आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो और साथ में ये भी याद रखिए कि जहाँ पे आपको ये वाला चिन्ह दिखे, इसको क्या कहते हैं हम? योजक चिन्ह। ये एक ट्रिक है, योजक चिन्ह। जिन शब्दों, ये चीज याद रखिए गाइस कि जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह है, ठीक है, उस वो होते हैं कौन से? द्वंद्व समास। क्या है? योजक चिन्ह, ये वाला, ठीक है, वो क्या आता है? द्वंद्व समास। ये भी इसको याद करने की एक आसान सी ट्रिक है। फिर ये हो गए हमारे कौन कौन से? द्विगु समास के बारे में हमने जान लिया। द्विगु समास में क्या होता है? ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। क्या था द्विगु समास में? अभी देख लीजिए यहाँ पे परिभाषा, नहीं सॉरी, पहला पद क्या है? संख्यावाचक होता है या किसी समूह का बोध कराए, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। फिर बाद में हमने पढ़ा द्वंद्व समास की द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है, और साथ ही विग्रह करने पर और एवं और तथा और एवं आदि शब्दों का प्रयोग होगा, उसे कहते हैं हम द्वंद्व समास, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5 समास। पहले हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास, फिर कौन सा पढ़ा हमने? तत्पुरुष समास, ठीक है, दूसरा समास। तीसरा पढ़ा हमने कर्मधारय समास, जहाँ पे है जो आएगा, ठीक है। फिर चौथा पढ़ा हमने अभी द्विगु समास, जहाँ पे संख्या आएगी। फिर पांचवा द्वंद्व समास, जहाँ पे योजक चिन्ह और एवं तथा आदि बीच में आएगा। फिर वैसे ही अब हमारा जो लास्ट पार्ट है और लास्ट भाग है, वो है हमारा बहुब्रीहि समास। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और बहुब्रीहि और कर्मधारय में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो हमने कल ये पॉइंट डिस्कस किया था कि इसमें क्या होगा, कर्मधारय में क्या होता है और बहुब्रीहि में क्या होता है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो अभी है हमारा बहुब्रीहि समास। तो परिभाषा इसकी सबसे पहले, जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो। क्या बोल रहा है यहाँ पे? अब कोई भी पद प्रधान ना हो और समस्त पद किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये चीज अब अंडरलाइन कर लीजिए कि क्या बोल रहा है आपको।
कि तीसरे पद का बोध कराए। ठीक है, क्या क्या कह रहे हैं ये कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो और समस्त पद किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। तो ये था यहाँ पे। अब इसकी पहचान देख लीजिए। यानी कि क्या है यहाँ पे तीसरा व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। ठीक है, जब किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता है, शब्द किसी तीसरे, जो शब्द होगा वह तीसरे का बोध कराएगा। तो जहां भी आपका जो शब्द तीसरे का बोध कराता है, उन दो को छोड़ किसी अन्य का बोध होता है, तो वो होता है किसमें? सिर्फ एक ही होता है, बहुब्रीहि समास में। ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, समस्त पद और विग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, दशानन, दशानन, दशानन। ठीक है, दशानन क्या हुआ? दश। अब ये मत सोचना आप यहाँ पे 10 आ रहा है तो ये संख्या बता रहा है और आप कर दें कि ये आ गया आपका द्विगु समास। नहीं, यहाँ पे क्या आपने समझना है? दशानन, दशानन किसी का पर्यवाची है, किसी 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 तीसरे का बोध करा रहा है। दशानन यानी 10 मुख वाला। दशानन 10 मुख वाला कौन सा था? रावण था। ठीक है, तो ये किसका बोध करा रहा है? रावण का बोध करा रहा है। इस शब्द का अपने में एक अलग अर्थ है। ठीक है, दशानन, दश और आनंद। ठीक है, दश यानी कि दश, 10 हो गया। ठीक है, आनंद यानी जो भी है आपके शीर्ष हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? 10 मुख वाला, यानी 10 मुख वाला क्या है? रावण। दशानन क्या है? रावण का पर्यवाची। ठीक है, वैसे ही चतुर्भुज। अब यहाँ पे चतुर्भुज, हाँ, ऊपर था हमारा एक चतुर्भुज, ये आप ध्यान से देखेंगे। ऊपर हमने द्विगु में पढ़ा, क्या पढ़ा? चतुर्भुज पढ़ा। ठीक है, लेकिन वहां पे कौन से चतुर्भुज की बात हो रही थी? वो ये वाला चतुर्भुज था। ठीक है, 4 भुजाओं वाला। ठीक है, वो द्विगु में भी आता है, लेकिन ये जो चतुर्भुज की बात हो रही है, 4 भुजाओं वाला, कौन होता है? विष्णु होता है। ठीक है, क्या कौन होता है? चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला तो वो क्या हो गया आपका? विष्णु हो गया। ठीक है, वो एक अलग मतलब हो गया चतुर्भुज का। ठीक है, तो ऊपर हमने अभी चतुर्भुज देखा है कहीं पे, रुको जरा। हाँ, ये देखिए, 4 भुजाएं विग्रह करके चतुर्भुज, 4 भुजाएं, तो ये क्या आता है आपका? द्विगु में भी आता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति विशेष के लिए इसका प्रयोग होगा, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला आ जाएगा, तो वो क्या होगा? विष्णु होगा। तो अगर विष्णु के अर्थ में आएगा तो क्या होगा? ये आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, फिर आता है आपका पीताम्बर, पीताम्बर। अब पीताम्बर क्या होता है? पीताम्बर, पीला अंबर। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं या पीले वस्त्र वाला, तो ये भी पीताम्बर किसका है? किसी का पर्यवाची है। ठीक है, कोई तीसरा अर्थ बता रहा है, यानी कि पीले वस्त्र वाला। पीले वस्त्र वाला कौन सा होता है? श्री कृष्ण होते हैं पीले वस्त्र वाले। ठीक है, तो यहाँ पे पीताम्बर क्या हुआ? पीले वस्त्र वाला। वैसे ही आपका आ गया नीलकंठ। क्या आ गया? नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, या नीले कंठ वाला, नीले कंठ वाला। तो इस दुनिया में नीले कंठ वाला कौन है? नीले कंठ वाला तो एक ही है, वो कौन है? स्वयं भगवान शिव जी। ठीक है, तो यहाँ पे नीलकंठ है, नील आ गया पहला। ठीक है, प्लस कंठ आ गया। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों की कोई प्रधानता नहीं है। प्रधानता किसकी है? कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है इसका। तो तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है? शिव जी। अगर तीसरा अर्थ निकल रहा है तो इसका मतलब ये क्या आ गया आपका? बहुव्रीहि समास। फिर वैसे ही देखो, लंबोदर, लंबे उदर वाला। ठीक है, लंबोदर, लंब प्लस उदर। ठीक है, तो क्या है? इसकी भी प्रधानता नहीं है, इसकी भी प्रधानता नहीं। यहाँ पे प्रधानता किसकी बताई जा रही है? लंबोदर, लंबे उदर वाला, किसी तीसरे की। तो कौन होता है लंबोदर? लंबे उदर वाला कौन होता है? गणेश जी। ठीक है, तो ये बताई जा रही है कि लंबे उदर वाला, लंबोदर, किसी तीसरे की विशेषता बताई जा रही है, तो ये भी क्या आ गया आपका? बहुव्रीहि समास। तो ये था
गाइस हमारा बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से हमारे आज सारे समास हो गए हैं। पहले हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा जहाँ पे अव्यय होता है, ठीक है। फिर हमने तत्पुरुष समास पढ़ा जहाँ पे बीच में कारक आते हैं, ठीक है, उनका विग्रह करने पर। फिर हमने क्या पढ़ा, कर्मधारय समास पढ़ा जहाँ पर बीच में है जो आदि शब्द आता है, ठीक है। फिर और चौथा हमने क्या पढ़ा, द्विगु समास जहाँ पे संख्या होती है। फिर हमने पांचवा पढ़ा द्वंद्व समास जहाँ पे योजक चिन्ह या बीच में और तथा शब्दों का प्रयोग होता है। वैसे ही हमने लास्ट वाला पढ़ा बहुब्रीहि समास जहाँ पर कोई तीसरा अर्थ निकलता है या किसी तीसरे चीज की बात होती है। तो ये थे हमारे समास। आपका समास से एक दो क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप इसको आई होप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो सबसे पहले अब कुछ ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। द्विगु और बहुव्रीहि में अंतर। अब यहाँ पे आ गया द्विगु और बहुव्रीहि जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। अब हम इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। चार भुजाओं का समूह, जब जहां भी समूह की बात होगी, समूह की बात कहाँ होती है, द्विगु में होती है, ठीक है। कहाँ होती है, द्विगु में होती है, ठीक है। जब भी चार भुजाओं का समूह की बात होगी, चतुर्भुज समूह की, अगर समूह के अर्थ में है तो क्या होगा, ये द्विगु समास, ठीक है। लेकिन अगर चार भुजाओं वाला, ठीक है, या वाला किसी व्यक्ति विशेष के लिए अर्थ में चार भुजाओं वाला चतुर्भुज, ठीक है, तो वो क्या होगा, बहुव्रीहि समास। याद रखें, संख्या का समूह द्विगु और संख्या वाला कोई व्यक्ति बहुव्रीहि, ठीक है। जहाँ पे समूह होगा वहाँ द्विगु और कोई व्यक्ति होगा वो होगा बहुव्रीहि, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। दशानन, दश है आनंद जिसके, यानी कि दशानन किसका परिवाची है, किसी तीसरे का, रावण का परिवार। तो ये क्या हो गया आपका बहुव्रीहि समास। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका या नीले कंठ वाला, कौन है, एक ही तो है, भगवान शिव जी, अभी डिस्कस किया। यह भी आ गया आपका बहुव्रीहि समास। फिर महत्वपूर्ण ट्रिक है, द्विगु में पहला पद संख्या होता है, द्वंद्व में और तथा और तथा लगे, और बहुब्रीहि में तीसरे व्यक्ति का बोध, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुब्रीहि आ गया, दशानन, चतुर्भुज, नीलकंठ, पीताम्बर, लंबोदर आदि, ठीक है। तो ये क्या आ गए, ये बहुब्रीहि के उदाहरण है, ठीक है। फिर आ गया आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देख लो आप यहाँ पे। त्रिभुज आ गया, त्रिभुवन, ठीक है। तो ये क्या है, तीन का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। त्रिभुवन, तीन वनों का समूह, ठीक है। तो क्या बन गया, त्रिभुवन समूह बन रहा है। तो ये किसकी बात हो रही है, आपकी द्विगु की बात हो रही है। माता पिता, ठीक है, माता और पिता, तो ये द्वंद्व हो गया, ओके। नीलकंठ, नीले कंठ वाला अभी डिस्कस किया हमने, बहुब्रीहि हो गया। दिन रात, दिन रात, ये क्या होगा, यानी दिन और रात, विग्रह करने पर और आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका द्वंद्व समास। पंचवटी, ठीक है, पंचवटी, ठीक है, वटों का समूह या पांच पांच जो भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, संख्या बताया जा रही है और साथ में समूह का बोध हो रहा है। तो ये किस में होता है, आपका द्विगु समास में होता है। फिर सुख दुख आ गया, योजक चिन्ह ही देखना है, तो ये किस में होता है, द्वंद्व में होता है। दशानन, ठीक है, कोई तीसरा अर्थ बता रहा है। रावण, ठीक है, यानी कि ये बहुब्रीहि समास हो गया। वैसे ही सप्ताह आ गया, ठीक है, 7 दिनों का समूह, समूह आ गया तो द्विगु। वैसी जलवायु आ गई, ठीक है, जल और वायु, ठीक है, तो ये भी क्या आ गया, द्वंद्व समास। किसी को कोई दिक्कत, तो ये थे हमारे समास, ठीक है। और लास्ट में अंतिम शॉर्ट ट्रिक है कि संख्या होगी तो द्विगु, और होगा तो द्वंद्व, और तीसरे व्यक्ति का बोध होगा तो बहुब्रीहि। ओके गाइस, तो ये थे हमारा टॉपिक समास, ठीक है, जो हमने 2 क्लासेस में कवर कर दिया है पूरी तरह से। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। हमने प्रैक्टिस भी की, ट्रिक्स भी देख ली, ठीक है। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश से आपको समझा दिया है, बाकी आपका काम है। आप इसको वीडियो अगर कहीं पे समझ नहीं आती तो पॉज करके दोबारा देख लीजिए, ठीक है। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स को देखा जाएगा और अगली कक्षा में हम उसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद।